Hello everyone, my name is Athiya Zanab and today I am going to discuss some idioms. So first of all, let's understand what is the meaning of idiom and why do we use idioms. Idiom is a phrase. Phrase means group of words. Idiom is a group of words that we use for a special meaning. एक पर्टिकुलर खास मीनिंग के लिए जब हम कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम इडियम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुहावरा, राइट। तो ज़्यादातर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम इडियम्स के तौर पे लेते हैं उनका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो इंडिविजुअल वर्ड्स का जो मीनिंग निकल रहा है उससे काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक योर माइंड। स्पीक मीन्स होता है बोलना, योर मीन्स तुम्हारा, माइंड मीन्स दिमाग। तो तुम्हारा माइंड बोलना ये मीनिंग निकल के आ रहा है इंडिविजुअल वर्ड्स को अगर आप समझोगे, लेकिन नहीं, स्पीक योर माइंड एक तरीके का इडियम होता है जिसका मीनिंग उसके इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग के बिल्कुल अलग होता है। स्पीक योर माइंड का मतलब होता है अपनी राय बताना, स्टेट योर ओपिनियन ओनली, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, प्लीज लेट मी स्पीक माई माइंड, यानी कि मुझे अपनी राय बता लेने दो, एंड देन यू कैन डू वॉट एवर यू विश, फिर तुम कुछ भी चाहे कर सकते हो। सो आई विश आपको ईडियम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए, वर्ड्स आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, उनका एक ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। हुज मीनिंग कैन नॉट बी अराइव्ड एट by putting together the meaning of each individual word, यानी each individual word का meaning से आप उसके original meaning को connect नहीं कर सकते हो, ये होता है idiom। तो idiom is a group of words in a fixed order whose meaning cannot be arrived at by putting together the meaning of each individual word. Now let's get started for more idioms. सेकेंड इडियम्स इज इन लीव्स एंड बाउंड्स। लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, जब वी वांट टू शो द स्पीड ऑफ समथिंग और वी वांट टू शो द पेस ऑफ समथिंग, वी यूज इन लीव्स एंड बाउंड्स। फॉर एग्जांपल, ही डेवलप्ड हिज बिजनेस इन लीव्स एंड बाउंड्स, यानी उसने अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से डेवलप किया। तो बहुत तेज़ी के लिए इंग्लिश होती है वेरी क्विकली, बट वेरी क्विकली के प्लेस पे वी कैन use an idiom which is in leaps and bounds. So in leaps and bounds means very quickly. नेक्स्ट इज अ लॉन्ग फेस। अ लॉन्ग फेस मतलब अ सैड फेस, बहुत दुखी बनाया हुआ चेहरा को हम लोग कहते हैं अ लॉन्ग फेस। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली हैव अ लॉन्ग फेस व्हेन वी हियर सम बैड न्यूज़। जब हम कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हमारा मुंह बन जाता है ना, तो उस बने हुए मुंह को, उस सैड मुंह को हम क्या बोलते हैं? अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट इडियम इज इंटरेस्टिंग, एक्लीज हील। एक्लीज हील ये जो इडियम है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब मैं आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं समझा सकती, बस आप ये याद रखिएगा कि एक्लीज एक छोटा सा बच्चा था, बाद में जाके वो बड़ा हुआ, एक किंग हुआ। उसकी माँ को जब ये पता चला कि उसके ऊपर खतरा है, वो काफ़ी कमज़ोर हो सकता है और अगर उस बच्चे को एक नदी में छोड़ दिया गया तो वो ताकतवर हो सकता है, तो उसकी माँ ने उसके हील्स को, यानी उसकी एड़ियों को पकड़कर उसको उस रिवर में डुबो दिया था। तो रिवर में जब वो डाइव हुआ तो उसका सारा जो पार्ट था बॉडी का वो तो डिप हो गया, लेकिन उसके हील्स उसकी माँ के हाथ में रह गए। अगर वो छोड़ देती तो वो बह जाता ना, तो इस वजह से उसकी माँ उसकी हील्स को पकड़ी रह गई। तो हील्स वाला जो पार्ट था वो वीक रह गया और बाकी उसकी जो बॉडी थी वो स्ट्रांग रह गई। तो तभी से एक इडियम बनाया गया है, एक्लीज हील मतलब वीकनेस, कमजोरी। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, तो उसी कमजोरी के लिए एक इडियम बनाया गया है, एक्लीज हील। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड गोल्फर। वो एक अच्छा गोल्फर है, लेकिन हिज एक्लीज हील इज पुटिंग हैज ऑफन मेड हिम लूज मैचेस। यानी है तो वो अच्छा गोल्फर, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो वीकनेस है इसकी वजह से वो काफ़ी मैच हार चुका है। नेक्स्ट इज एड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल मीन्स आपको पता है, यानी वी नीड फ्यूल व्हेनेवर वी वांट टू रन अ व्हीकल, ओके। तो एड फ्यूल टू फायर, जब हम आग में और फ्यूल डाल देंगे तो वो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड फ्यूल टू फायर? टू मेक द सिचुएशन वर्स। कोई सिचुएशन पहले से खराब है, फायर का मतलब आप एक खराब सिचुएशन से कंपेयर करो, और वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब कर रहा है कोई इंसान अपनी किसी बात से या अपनी किसी भी चीज़ से। तो व्हाट इज ही डूइंग एक्चुअली? ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। सो एड फ्यूल टू द फायर मतलब टू मेक द सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट इडियम इज एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स मतलब आपको पता होगा कुल्हाड़ी, राइट, और ग्राइंड मतलब होता है पीसना। यानी इफ़ यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड समथिंग, इसका मतलब यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपकी है कि आप किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हो अपने उस खास ओपिनियन से, राइट। एग्जाम्पल दे सकते हो, दीज पीपल ऑलवेज सीम टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यानी ये जो लोग हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये बात बोली जा रही है कि ये जो लोग हैं
इनका ओपिनियन हमेशा बड़ा स्ट्रांग रहता है और जब कभी भी इनसे कोई क्वेश्चन करता है दे सी इट एज अ चांस टू पुश देयर आइडियाज़, और इसी वजह से वो अपना उस वक्त ओपिनियन सामने रख देते हैं और इतनी अच्छी इनकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, राइट। तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इज एन एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट ये कोई साइंटिफिकल टेस्ट नहीं है, एक इडियम यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी इंसान की या किसी चीज़ की जो ट्रू इम्पोर्टेंस है, उसकी जो असली जो कीमत है, वो अगर किसी टेस्ट के ज़रिए पता चल रही है तो उसे कहते हैं एसिड टेस्ट। यानी कोई वाकई स्पेशल है, किसी के अंदर वाकई कोई काबिलियत है या नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से पता चल रहा है तो उस सिचुएशन को आप बोलोगे एसिड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आर न्यू प्लेयर हैज़ बीन डूइंग वेल एट ट्रेनिंग। हमारा जो न्यू प्लेयर आया है वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस में तो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसका जो एसिड टेस्ट होगा वो कब होगा? द एसिड टेस्ट विल कम इन अर फर्स्ट रियल मैच। जब वो फर्स्ट रियल मैच खेलेगा वही रियल मैच तय कर पाएगा कि वाकई वो स्पेशल है या नहीं, राइट। सो द फर्स्ट रियल मैच विल बी हिज एसिड टेस्ट। The next idiom is answer the call of nature. The meaning of this idiom is whenever you feel to go to washroom, that means nature has called you up to excrete something, the waste material from your body out, right? So answer the call of nature is the way to ask or to excuse when you want to go to washroom, to excrete something, right? So the answer of the call of nature means when you need to go to toilet. For example, could we stop somewhere? I need to answer the call of nature. Next idiom is around the clock. अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है जब हम 24 घंटे यानी कि लगातार किसी काम के पीछे पड़े रहते हैं विदाउट स्टॉपिंग, ओके, तो उसे कहते हैं अराउंड द क्लॉक। तो अराउंड मतलब होता है चारों ओर, नहीं क्लॉक की कोई चारों ओर है, इसका मतलब है कि पूरे टाइम वो इस एक ही काम में लगा हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय ट्यूसडे। मुझे ये रिपोर्ट ट्यूसडे तक ख़त्म करनी है। सो आई विल बी वर्किंग अराउंड द क्लॉक अंटिल आई गेट इट डन। यानी कि मुझे लगातार इस पर वर्क करना होगा क्योंकि मुझे इसको ट्यूसडे तक ख़त्म करना है, राइट। तो लगातार बिना रुके रात दिन लगे रहना किसी काम में, उसे कहा जाता है अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर ट्रबल। इसका इंडिविजुअल मीनिंग और जो ओरिजिनल मीनिंग है काफ़ी हद तक सेम है। यानी ट्रबल मतलब होता है परेशानी, यानी परेशानी को अपने पास बुलाना, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यानी कि किसी प्रॉब्लम को खुद ही इनवाइट करना अपने लिए, उसे कहते हैं आस्किंग फॉर ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक दैट वर्किंग ऑल डे एंड देन पार्टिंग ऑल नाइट इज आस्किंग फॉर ट्रबल। कि सारा दिन तुम काम करो फिर रात में पार्टी करो, इससे तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होगी, राइट। तो आस्किंग फॉर ट्रबल मीन्स टू डू समथिंग रिस्की। नेक्स्ट इडियम इज एट सी और ऑल एट सी। इफ यू आर एट सी एंड देयर इज नथिंग टू क्रॉस दैट सी, सो दैट मीन्स यू आर कन्फ्यूज्ड। अगर आप समुद्र के चारों ओर घिरे हुए हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप क्या हो? कंफ्यूज हो। तो एट सी का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज एंड नॉट बी एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, उसे कहते हैं एट सी या ऑल एट सी। ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, यानी कि लाइवलीहुड यानी सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग करके इडियम यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ का खामियाजा भुगतना यानी उसका लॉस काफ़ी ज़्यादा उठाना, उसे कहते हैं बियर द ब्रंट। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर बोर द ब्रंट ऑफ द क्रैश। यानी जो क्रैश हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? ड्राइवर को हुआ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने को कहते हैं बियर द ब्रंट। सो द सेंटेंस हियर इज द ड्राइवर बोर द ब्रंट ऑफ द क्रैश बिकॉज ही वॉज राइट एट द फ्रंट ऑफ द बस। नेक्स्ट इडियम इज बीट अराउंड द बुश या फिर बीट अबाउट द बुश। जब हम गोल गोल बातें करते हैं, किसी चीज़ को डायरेक्टली ना कहकर हम घुमाते हैं किसी बात को, उसे कहा जाता है बीट अराउंड द बुश। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। घुमा फिरा के बताना बंद करो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। सो घुमा फिरा के बताने को कहते हैं बीट अराउंड। बिहाइंड समवन्स बैक का भी जो वर्बल मीनिंग है वो काफ़ी हद तक सेम है इडियम का, किसी के पीठ पीछे कुछ करना, टू डू समथिंग बिहाइंड समवन्स बैक। नेक्स्ट इडियम इज ब्लो योर ओन हॉर्न या फिर ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है, प्ले किया जाता है, राइट। सो ब्लो योर ओन हॉर्न। हॉर्न यहाँ पे गाड़ी के हॉर्न की बात हो रही है, यानी अपना ही हॉर्न ब्लो करना, अपने ही ट्रम्पेट को पीटना, यानी कि अपनी ही बढ़ाई चढ़ाई करना, अपनी ही तारीफ करना। तो टू अप्रिशिएट और टू प्रेज योर सेल्फ अ लॉट, उसे कहा जाता है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट।
नेक्स्ट इडियम इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस बिटवीन टू पीपल। अगर कोई दो लोग खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई बात स्टार्ट नहीं कर रहा है और पहले ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, बात करना स्टार्ट करी, तो उसने क्या किया, आइस को ब्रेक किया, यानी खामोशी को तोड़ना। तो वर्बल मीनिंग निकल रहा है आइस को तोड़ना, लेकिन ये एक इडियम है। इडियम का वर्बल मीनिंग उसके ओरिजिनल मीनिंग से काफ़ी अलग होता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी को तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। Next idiom is by word of mouth. By word of mouth means whenever something or some place is famous, जस्ट बिकॉज कि आपने किसी इंसान के मुंह से किसी की अच्छाई सुनी या किसी जगह की अच्छाई सुनी। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आप इसलिए गए हो क्योंकि आपने उसका बहुत नाम सुन रखा है लोगों के मुंह से। तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्लेस इज फेमस बाय वर्ड ऑफ माउथ। उसका कहीं आपने एडवर्टीजमेंट नहीं सुना है, बल्कि आपने उसका जो फेम है वो लोगों के मुंह के जरिए सुना है, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है बाय वर्ड ऑफ माउथ? इफ समथिंग और समवन बिकम्स वेल नोन बाय स्पीकिंग by others, right? दूसरों के मुंह से जब आप किसी चीज के बारे में सुनते हो, that is the meaning of by word of mouth. The next idiom is a chip off the old block. चिप मतलब पार्ट, पीस, ओल्ड ब्लॉक मतलब एक पुराना सा ब्लॉक है, उसका एक पार्ट अलग हो गया। तो जो पार्ट अलग हुआ है वो उसी ओल्ड ब्लॉक की ही कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर को कैरी करेगा, राइट। तो अगर कोई इंसान अपने पेरेंट की तरीके से है, उसी की तरह उसकी आदतें हैं, उसका नेचर है, तो उसे कहा जाता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, राइट। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन सेज, हर कोई कहता है कि आई एम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी मैं अपने फादर में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता हूँ नेचर में, बट आई थिंक आई एम वेरी डिफरेंट टू माई दैट। द नेक्स्ट इज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। ये भी वर्बल मीनिंग और ओरिजिनल मीनिंग काफ़ी हद तक सेम है, आप गेस कर सकते हो। टू कैच समथिंग और समबडी रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। द नेक्स्ट इडियम इज डिग वंस ओन ग्रेव। ये भी वर्बल मीनिंग जो निकल के आ रहा है, यानी जो इंडिविजुअल मीनिंग निकल के आ रहा है वो काफ़ी हद तक सेम है ओरिजिनल मीनिंग के। डिग मतलब खोदना, वंस यानी अपनी, ओन मतलब खुद की, ग्रेव मतलब कब्र, अपनी कब्र खुद खोदना। तो अगर कोई अपनी ग्रेव खुद खोद रहा है, दैट मीन्स ही इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए ही कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। वही बात हो गई अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिम लॉस्ट हिज जॉब, जिम ने अपनी जॉब खो दी, लेकिन उसने ये जो प्रॉब्लम अपने लिए खुद क्रिएट करी बाय बीइंग लेट ऑल द टाइम। वो काफ़ी लेट रहता था, इस वजह से उसने जॉब खो दी, यानी उसकी ये जो जॉब गई है उसका जिम्मेदार वो खुद है। नेक्स्ट इडियम इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, यानी किसी का भी आइडिया या कोई भी इंसान अगर डाउन टू अर्थ है, इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकल इंसान है। वो कोई ऐसी बात नहीं करता जो पॉसिबल ही ना हो, वो ऐसी बातें और ऐसे आइडियाज़ पेश करता है जो वाकई प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, राइट। और वो सेंसेस से भरी हुई बातें करता है। अगर कोई सेंसेस से भरी हुई बातें नहीं करता है तो ही इज़ नॉट डाउन टू अर्थ। तो अगर कोई डाउन टू अर्थ है, इसका मतलब ही इज़ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। नेक्स्ट इडियम इज ड्रिंक लाइक अ फिश। ये जो इडियम है वो यूज़ होता है ड्रिंक के लिए, शराब के लिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने को कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, एंड इट इज़ इनफॉर्मल। ये कभी भी फॉर्मल यानी कि वर्क प्लेस पे आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब ड्रिंक अल्कोहल अ लॉट। द नेक्स्ट इडियम इज एन आई ओपनर। एन आई ओपनर का मतलब है आँख खोल देने वाली। तो आँख खोल देने वाली का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन या किसी भी इंसान के जरिए किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ सच्चाई पता चल रही है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई कोई चीज़ कितनी डेंजरस है या कोई चीज़ कितनी यूजफुल है, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्सन इज वर्किंग एज एन आई ओपनर फॉर यू फॉर द थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक मूवी का नाम ले रखा है इनकन्वीनियंट ट्रूथ वॉज अ रियल आई ओपनर फॉर मी। मेरे लिए एक रियल आई ओपनर थी, क्योंकि इसको देखने के बाद आई रियलाइज हाउ सीरियस ग्लोबल वार्मिंग वॉज। द नेक्स्ट इडियम इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। यहाँ पे फेयर वेदर का मतलब है गुड टाइम, यानी कि आपके अच्छे समय में केवल जो आपका फ्रेंड रहता है वो आपका फेयर वेदर फ्रेंड कहलाता है। यानी व्हेन द थिंग्स आर गुड विद यू देन ओनली ही इज विद यू। जहाँ चीज़ें खराब हुई उसने आपका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे फ्रेंड को क्या कहते हैं? अ फेयर वेदर फ्रेंड, जो सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही आपके साथ रहता हो। द नेक्स्ट इडियम इज अ फ्लैश इन द पैन। ये इडियम इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप पैन में कोई ऑयल डालते हो तो एकदम से वो फ्लैश होता है, तो लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फ्लैश होता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो अ फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ या कोई इंसान बहुत ही कम टाइम के लिए पॉपुलर है या इफेक्टिव है, उसको कहा जाता है अ फ्लैश इन द पैन। फॉर एग्जाम्पल
देव सेज ही डजंट माइंड बीइंग कॉल्ड अ फ्लैश इन द पैन। देव कहता है कि उसे बुरा नहीं लगता कि लोग उसको अ फ्लैश इन द पैन कहते हैं, यानी बहुत कम समय के लिए वो पॉपुलर था, ये कहते हैं, क्योंकि ही स्टिल गेट्स मनी फॉर द बुक ही रोट। उसको अभी भी पैसा मिलता है जो बुक उसने लिखी है, इवन दो ही नेवर रोट अनदर वन, और हालांकि उसने दूसरी बुक नहीं लिखी। द नेक्स्ट इडियम ऑल्सो हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फेस द म्यूजिक। पुराने समय में जब कोई इंसान कोई गुनाह करता था तो उसको भरी महफिल में लाया जाता था और एक ड्रम बीट किया जाता था, उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता था। तो जो ड्रम बीट होता था वो बहुत ही बुरा होता था कि उसको वो चीज़ फेस करना पड़ती थी। तो उसी से एक इडियम बना फेस द म्यूजिक, यानी कि जो तुमने गुनाह किया है, जो तुमने बुराई करी है, अब उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें सहना पड़ेगा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करने के बाद कुछ भुगतना, उसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। तो अगर आप वर्बल मीनिंग से जाओगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि म्यूजिक फेस करना तो अच्छा होता है, आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो म्यूजिक है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि उस समय जब कोई गुनाह करता था या किसी से कुछ बुरा हो जाता था तो उसको बड़ी महफिल में लाकर उसकी बेइज्जती करी जाती थी, उसको बहुत ज़्यादा ड्रम्स वगैरह बजाए जाते थे और उसको पनिशमेंट मिलता था, राइट। टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। The next idiom is interesting, the gift of the gap. Everyone does not have the gift of the gap. The gift of gap का मतलब होता है natural ability to talk to the people so that they get entertained, यानी कि किसी से एक बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना कि सामने वाला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो ऐसा गिफ्ट ऑफ गैप बहुत कम लोगों के पास होता है। तो what is the gift of gap? The gift of gap means the natural ability to talk to others so that they can find entertaining or persuasive. द इन्स एंड आउट्स इज द नेक्स्ट इडियम, जिसका मीनिंग होता है किसी भी व्हीकल या किसी भी इंजन या किसी भी मशीन की जो वर्किंग होता है उसकी कंप्लीट डिटेल रखना। द इन्स एंड आउट मीन्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ समथिंग दैट वर्क्स, राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लुइस नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। लुइस को ये तो पता है कि कार कैसे चलाई जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता है कि ये काम कैसे करती है, राइट। सो द इन्स एंड आउट्स मतलब डिटेल्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इडियम इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब बिजनेस, जैक मतलब अपने अगर कार्ड्स खेले हो तो उसमें आपको पता होगा जैक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारे पत्तों पे वो ऊपर होता है। तो जैक का मतलब है कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब बिजनेस, यानी अगर किसी बंदे को बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स आते हैं, अलग अलग काम करने आते हैं, तो ही इज़ अ जैक ऑफ, इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स मास्टर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। द नेक्स्ट इडियम इज द जूल इन द क्राउन। जूल मतलब होता है अ प्रीशियस वैल्यूएबल स्टोन, जैसे कोई डायमंड वगैरह होता है। क्राउन मतलब होता है मुकुट। मुकुट खुद ही अपने आप एक स्पेशल चीज़ होती है। अब उस मुकुट में अगर एक डायमंड लगा हो, एक जूअल लगा हो, यानी एक स्पेशल स्टोन लगा हो, तो उस क्राउन से भी बेहतर वो जूअल लगता है, यानी वो स्पेशल स्टोन लगता है, राइट। तो द जूअल इन द क्राउन कहते हैं एक ऐसी ख़ास चीज़ को जो कई सारी चीज़ों में, कई सारे सिमिलर चीज़ों में बेहतर होती है। जैसे मान लीजिए कई सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उन बेस्ट स्टूडेंट्स में से भी जो सबसे अच्छा होगा उसे कहा जाएगा जूवल इन द क्राउन, यानी कि सबके सब अच्छे हैं लेकिन उनमें से भी जो बेहतर है उसे कहा जाएगा जूवल इन द क्राउन। आई विश आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम। द नेक्स्ट इडियम इज कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल का मतलब क्या है? देखिए प्रोफाइल का यहाँ पे मतलब है वही डीपी, स्टेटस, या फिर आप फेसबुक पे जो प्रोफाइल लगाते हो उसी से मतलब है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर कीपिंग अ लो प्रोफाइल दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग पब्लिक। ओके, आप फेस नहीं करना चाह रहे हो पब्लिक को, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ बैड पब्लिसिटी हो गई हो या कुछ हो गया हो, राइट। सो इफ़ यू आर कीपिंग अ लो प्रोफाइल दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग पब्लिक or you don't want to get attracted by the people. The next idiom is very easy, keep an eye on. keep an eye on मतलब होता है किसी पर नज़र रखना। आपको ओरिजिनल मीनिंग भी वही समझ में आ रहा होगा और वर्बल मीनिंग भी वही है। keep an eye on का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना। The next idiom kick the bucket also has a historical background. 16th सेंचुरी के टाइम में बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे इस तरीके से कि वो कुएं की जो बकेट होती थी उसमें वो बैठ जाते थे या उसी में खड़े हो जाते थे और उसकी जो रोप होती थी वो अपने गर्दन में बांध लेते थे और वो उस बकेट को जब किक करते थे तो वो उसमें कूद जाते थे। इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती थी। तभी से ये इडियम चला आ रहा है। तो टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई किक द बकेट, जब मैं मर जाऊं, यू कैन जस्ट बैरी मी अंडर अ ट्री, कि मुझे एक पेड़ के नीचे दफना देना।
The next idiom is like a fish out of water. When you feel that you are like a fish out of water, that means you feel a little uncomfortable. जब आपको अच्छा नहीं लगता है किसी जगह पे, just because बाकी सारे लोग आपसे अलग हैं या आप उनसे अलग हो, तो उसको कहा जाता है like a fish out of water. इट्स ऑब्वियस कि अगर एक फिश को आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा. तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है टू फेस और टू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल सिचुएशन. द नेक्स्ट इडियम इज लायंस शेयर, यानी कि शेर का शेयर. द लायंस शेयर का मतलब होता है द बिगेस्ट पार्ट और द बिगेस्ट शेयर ऑफ समथिंग. ऑब्वियसली लायन की खुराक बहुत ज़्यादा होती है, उसका जो हिस्सा अगर किसी चीज़ में लगेगा तो ज़्यादा ही लगेगा. तो द लायन शेयर एक इडियम होता है. अगर हमें यूज़ करना है, कहीं पे कहना है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, तो हम यूज़ करते हैं द लायन शेयर. फॉर एग्जाम्पल, द लायन शेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट गोज टू द मिलिट्री. द नेक्स्ट इडियम इज मेक एंड्स मीट. मेक एंड्स मीट अर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है. इफ़ योर इनकम इज़ टू लो, और इतनी लो इनकम है किसी की कि बस उसके डेली एक्सपेंसेस ही हो पाते हैं पूरे, तो उसको कहा जाता है मेक एंड्स मीट. फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ एंड आई, यानी मेरी वाइफ और मैं दोनों ही मिलकर फुल टाइम वर्क करते हैं और तब जाकर डेली एक्सपेंसेस ही निकल पाते हैं हमारे. द नेक्स्ट इडियम इज मेक हे वाइल द सन शाइन्स. इसका मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाना, टू मेक गुड यूज़ ऑफ सम चांस. एक्चुअली हे का मतलब होता है घास, वो घास जो कि एनिमल्स खाते हैं, ग्रेस करते हैं. तो वो जो घास है वो तभी आप अच्छे से काट सकते हो जब सूरज चमकेगा, यानी कि सूरज की रोशनी में यू कैन मेक हे ईजिली. तो उसी से मीनिंग का कनेक्शन है कि व्हेन यू मेक गुड यूज ऑफ द चांस टू डू समथिंग, तो उसको कहा जाता है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी मौके का फ़ायदा उठाना. द नेक्स्ट इडियम इज मच अडू अबाउट नथिंग. मच मतलब बहुत ज़्यादा, और अडू मीन्स होता है ट्रबल, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी फील करना अबाउट नथिंग, जबकि कोई बात भी नहीं है, यानी बिना बात के बहुत ज़्यादा बात बनाना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसको कहा जाता है मच अडू अबाउट नथिंग, यानी ओवर रिएक्ट करना किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पर. सो द मीनिंग ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग इज टू ओवर रिएक्ट टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट इडियम इज अ नैरो एस्केप. एस्केप मतलब होता है बच के निकलना. नैरो मतलब बहुत ही संकरा, बहुत ही पतला सा कोई रास्ता हो. अगर आप बहुत से पतले से रास्ते से बच के बाहर निकले हो, इसका मतलब आप बाल बाल बचे हो, यानी किसी डेंजरस सिचुएशन से सरवाइव कर जाना, किसी खतरे से बाहर आने को कहते हैं नैरो एस्केप. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो एस्केप? नैरो एस्केप मतलब टू सर्वाइव अ डेंजरस सिचुएशन और टू कम आउट ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन. द नेक्स्ट इडियम इज वंस इन अ ब्लू मून. अगर कोई चीज़ इस तरीके से हो रही है जैसे वंस इन अ ब्लू मून, क्या मून का भी ब्लू हो सकता है? तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ होना. अगर कोई चीज़ या कोई सिचुएशन या कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जो बहुत ही ना के बराबर हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, तो उसे हम लोग मैच करते हैं, यानी उसको इडियम यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून से. फॉर एग्जाम्पल, वी हार्डली एवर गो आउट दीज डेज, दो वंस इन अ ब्लू मून वी माइट गो एंड सी अ मूवी. नहीं, आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से हम बहुत ही ना के बराबर कोई बाहर जाके मूवी देख पा रहे हैं. द नेक्स्ट इडियम इज पे द प्राइस. पे द प्राइस का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस करने के बाद उसका अनप्लेजेंट रिजल्ट्स को भुगतना. टू पे द प्राइस यानी अनप्लेजेंट रिजल्ट्स को भुगतना. फॉर एग्जाम्पल, you mightn't feel the effects of smoking cigarettes while you are young, but you will definitely pay the price when you are older. यानी कि अभी जब आप यंग हो और सिगरेट्स जब आप स्मोक करते हो तब आपको पता नहीं चलता उसके इफेक्ट्स, लेकिन बाद में जाके जब आप ओल्डर हो जाते हो तो आपको भुगतना पड़ता है उसके इफेक्ट्स को. यानी कि कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद उसके अनप्लेजेंट रिजल्ट्स को भुगतना कहलाता है पे द प्राइस. द नेक्स्ट इडियम इज वेरी इजी, द प्रोज एंड कॉन्स. द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है गुड एंड बैड पॉइंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, यानी किसी भी चीज़ का अच्छा बुरा दोनों की बात करना, उसे कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स. अ रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट और फैंटास्टिक डे फॉर समवन. अगर कोई दिन किसी के लिए बहुत ही खास है तो उसे कहा जाता है रेड लेटर डे. रेड लेटर डे का मतलब ये भी होता है अ हिस्टोरिकल डे. फॉर एग्जाम्पल, 26 जनवरी और 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे. टाई द नॉट का मतलब होता है शादी में बंध जाना, शादी के बंधन में बंध जाना. टू टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड. द नेक्स्ट इडियम इज ऑल्सो इजी, यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली का मतलब कोई भी चीज़ यूजर फ्रेंडली है अगर, तो इसका मतलब यह है कि इट इज़ ईजी टू यूज. द नेक्स्ट इडियम इज विम एंड विगर. विगर का मतलब होता है पावर, एनर्जी, और विम का मतलब ही होता है पावर. ठीक है, विम बार आप यूज करते हो ना, तो विम
एंड विगर का मतलब होता है लॉट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी किसी चीज़ को करने के लिए अगर बहुत एनर्जी है किसी के पास और एक्साइटमेंट है तो उसे कहते हैं विम एंड विगर। द नेक्स्ट इडियम इज अ वेकअप कॉल। अ वेकअप कॉल, किसी भी चीज़ को आप वेकअप कॉल कह सकते हो अगर वो पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन दूसरों को अवेयर करा रहा है, जागरूक करा रहा है किसी चीज़ के लिए। वेकअप मतलब क्या होता है? वेक मतलब होता है जागना, राइट। सो वेकअप कॉल अगर कोई सिचुएशन या इवेंट किसी इंसान को जगा रही है किसी भी चीज़ के प्रति तो उसे कहते हैं अ वेकअप कॉल। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट हैड अ पेन इन द चेस्ट and it was a wake up call for him. Now he is eating much healthier food and is exercising more. यानी उसको जो दर्द उठा चेस्ट में, ये उसके लिए एक वेक अप कॉल थी। उसको समझ आ गया कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से उसने हेल्थियर फूड खाना स्टार्ट कर दिया और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट इडियम इज ऑल्सो ईजी, अ वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर मतलब क्या होता है? युद्ध। एंड वर्ड्स आपको पता ही है, तो वॉर ऑफ वर्ड्स मतलब टू हैव अ डिबेट, ओके, टू आर्ग्यू विद द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स से लड़ाई करना, यानी टू हैव अ डिबेट। द नेक्स्ट इडियम इज अ वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ का मतलब, ये वाइट लाई का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा झूठ बोलते हो जो इस वजह से आप बोल रहे हो ताकि दूसरे को हर्ट ना होने पाए, चोट ना पहुंचने पाए, राइट। तो ऐसे लाई को, ऐसे झूठ को बोला जाता है अ वाइट लाई। इफ यू टेल अ वाइट लाई दैट मीन्स यू वांट अदर not get hurt. So thus we have completed 50 idioms, and I'm sure you guys have learned all the idioms with the meanings. And this brings me to the end of the session. That's all for today. Thank you for watching.